हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से फिर से मुखातिब हूँ अपने पॉडकास्ट बर्डिंग रूबरू के तहत। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैंने एक शॉर्ट पॉडकास्ट पहले भी बनाया था, बहुत पहले, मतलब लगभग 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा जब मैंने शुरू ही किया था यूट्यूब पे वीडियोस डालना। वो टॉपिक है वेटलैंड्स। उस टाइम पर मैंने केवल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के आसपास वो पॉडकास्ट मैंने बनाया था, जो कि 2 फरवरी को आता है हर साल। तो वो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कैसे शुरू हुआ, रामसर कन्वेंशन क्या था, और भारत में जो वेटलैंड्स हैं वो कहाँ-कहाँ हैं, और उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, बस इतना ही बताया था। लेकिन आज के पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि कन्वेंशन कैसे स्टार्ट हुआ और इसका पर्पस क्या था, पूरी दुनिया भर के कितने देश इसमें इन्वॉल्व हैं, और भारत का क्या इसमें रोल रहा, और हमने अपने देश में वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन के लिए क्या काम किया है। और उसके अलावा वेटलैंड्स का भी रोल जानेंगे, हमारे इकोसिस्टम में या हमारे एनवायरनमेंट में वेटलैंड इकोसिस्टम का क्या रोल है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, उसी तरह से वेटलैंड भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है जो एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। तो कोई भी कन्वेंशन या ट्रीटी की जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ही हुआ करती है। मतलब कि कई देश हैं जिन्होंने उस ट्रीटी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के उसको साइन किया है और उसको अपने देश में लागू करने का वादा किया है। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था, मतलब ओपन किया गया था ईरान में, और इसका जो डेट था 2 फरवरी 1971 था। रामसर ईरान में एक जगह है, और इसमें भारत की जो एंट्री हुई वो 1981 या 82 में एंट्री हुई है, और 1 फरवरी को भारत ने ये ट्रीटी साइन किया था 1982 को। तो 1982 से लेके 2013 तक जो साइट्स ऐड हुए थे वो कुल 26 साइट्स थे। और उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 से लेके अभी करंट ईयर जो चल रहा है 2026, इसके बीच में टोटल 72 साइट्स ऐड हो गए हैं। तो मतलब 2014 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको वेटलैंड प्रिजर्वेशन को बहुत ही सीरियसली लिया, और जो 1982 से 2013 तक जो थोड़ा स्लो काम चल रहा था उसको स्पीड अप कर दिया। और 2022 में, जो कि इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी था, उस साल अकेले टोटल जो है 28 साइट ऐड हुए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी अगर करंट ईयर के जो एडिशंस हैं 2026 के, जो कि जनवरी में ऐड हुए हैं, उसको टोटल ऐड कर लिया जाए तो हमारे देश में इस समय 99 रामसर साइट है। तो इस साल के जो एडिशंस हैं उसमें एक जो लेटेस्ट एडिशन है वो अलीगढ़ के पास में एक शिखा बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर, या वेटलैंड है, उसको ऐड किया गया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही एक पटना बर्ड सेंचुरी है, उसको ऐड किया गया है। और छारी धांध, छारी धांध के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैं रण ऑफ कच्छ घूमने गई थी। रण ऑफ कच्छ में छारी धांध है, और ये सॉल्ट पैन्स हैं, सॉल्ट मार्शेस हैं, तो ये भी वेटलैंड्स हैं, तो इसलिए इनको भी ऐड किया गया है। तो कुल मिला के अब 99 साइट्स हैं। इसमें से अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में है, 20। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 12 हैं रामसर साइट्स अभी वाले ऐड करके, और बिहार और पंजाब में 6-6 साइट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें 5 साइट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह। हालांकि ये बहुत बड़े स्टेट्स हैं तो इनमें नंबर ऑफ साइट्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन वेटलैंड होना भी चाहिए। अभी वेटलैंड का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं वेटलैंड के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा जो छोटे स्टेट्स हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जिनमें एक ही है, या एक दो, मतलब 3, इस तरह से भी है। जैसे हरियाणा में इस समय 2 ही रामसर साइट है, एक सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है और एक भिंडावास बर्ड सेंचुरी है। तो जो रामसर साइट है वो एक्चुअली क्या है, वेटलैंड्स को रामसर साइट कहा गया है, तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वेटलैंड एक्चुअली होता क्या है। तो वेटलैंड का जो इकोसिस्टम है वो एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, मतलब जमीन और पानी, इन दोनों का जहाँ पे मेल हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, उसके बीच में एक ट्रांजिशनल जोन आता है जिसको वेटलैंड कहते हैं। तो इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कोस्टल वेटलैंड्स,
दूसरा है इनलैंड वेटलैंड्स और तीसरा है आर्टिफिशियल वेटलैंड्स। तो जो कोस्टल वेटलैंड्स है वो आपको नाम से ही पता चलता है, कोस्टल मतलब कि समुद्र के जो तट हैं हमारे देश में, अगर देखा जाए तो जो समुद्र तट के पास जो जमीन है, समुद्र और जमीन जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, उसके बीच में जो वेटलैंड क्रिएट हो रहा है वो आपका कोस्टल वेटलैंड है। उसमें मैंग्रोव्स भी आते हैं। तो हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा वेटलैंड है जिसका नाम है सुंदरबन, तो इस सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। तो ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड टाइप का प्लांट होता है, जो मैंग्रोव की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो मैंग्रोव जितने भी होते हैं वो सब बड़े स्पेशलाइज्ड टाइप के होते हैं। उनमें जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स हैं, वो सांस लेने का काम करते हैं। जो पत्ते होते हैं उन पे एक वैक्सी कोटिंग होती है, क्योंकि पूरे टाइम टाइड्स जैसे बढ़ते हैं और फिर टाइड्स फॉल होते हैं, तो हाई एंड लो टाइड्स के साथ में जो मैंग्रोव के जो पेड़ हैं वो डूबते और उभरते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से अपने जो पार्ट्स हैं उनको मॉडिफाई कर लिया है कि जब पानी में डूबे रहें तब भी वो सांस ले पाएँ। और जो पत्ते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है, पानी का एक्सेस इवेपोरेशन रोकने के लिए, कंजर्व करने के लिए वाटर। तो मैंग्रोव्स आ जाते हैं आपके कोस्टल वेटलैंड्स में। दूसरा जो है वो है सॉल्ट मार्शेस। जैसे कि अभी मैंने छारी धान की बात की, इसी तरह और भी है, जैसे नल सरोवर है, गुजरात कच्छ वाले रीजन में और भी कई एरियाज हैं जहाँ पर कि समुद्र और जमीन के जंक्शन पर वेटलैंड बने हुए, तो वो सॉल्ट मार्शेस आपके हो गए। ये कोस्टल जितने भी वेटलैंड्स होंगे वहां पर पानी तो आपको नमकीन ही मिलेगा, जैसे सुंदरबन में भी पानी सारा नमकीन ही है। सॉल्ट मार्शेस के बाद आता है आपका कोरल रीफ्स। तो हमारे देश में बहुत बड़े कोरल रीफ्स नहीं है कहीं, हालांकि मुझे लगता है अंडमान या लक्षद्वीप के पास में कुछ हैं एरियाज जो छोटे छोटे कोरल के एरियाज हैं। अब काफ़ी कुछ उनमें नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि समुद्र का जो टेम्परेचर बढ़ता है और जो पानी का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, पानी एसिडिक हो जाता है, जो आपका पेट्रोलियम निकालने की वजह से या और जो पोल्यूशन होता है समुद्र के पानी में, उसकी वजह से कोरल रीफ्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया के तट के पार जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसके बारे में सभी ने सुना है, वो भी एक वेटलैंड इकोसिस्टम के तहत आता है। तो जो कोरल रीफ्स हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और जो सॉल्ट मार्शेस हैं, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं कोस्टल वेटलैंड्स के। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है इनलैंड वेटलैंड्स। इनलैंड वेटलैंड का मतलब ये है कि समुद्र से दूर किसी भी देश का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इंटरनल एरिया है, जहां पर समुद्र कहीं पर भी जमीन के साथ नहीं लग रहा है, वहां पर भी वेटलैंड्स होते हैं। तो वहां पर मेन जो सोर्स होगा वेटलैंड्स का वो क्या होगा? सबसे पहले तो नदी। तो जो आपके रिवर के फ्लैट प्लेन्स हैं वहां पर वेटलैंड बन सकता है, उसके साथ में जमीन जहां पे आ रही है साथ में, वहां पे वेटलैंड इकोसिस्टम आपका बन सकता है। उसके बाद आपके जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो आपके तालाब होते हैं या लेक्स होते हैं, उसके आसपास मार्श, मतलब कि मार्शी लैंड, जो दलदली हिस्सा थोड़ा होता है, मार्शेस हो गए, स्वैम्प्स हो गए, बॉग्स हो गए, इनका कॉम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से, इसलिए अलग अलग नाम इन्हें दिया गया है। लेकिन ये सब आपको इनलैंड वेटलैंड्स में आएंगे। आपको इनलैंड मिलेगा, मतलब कि ये समुद्र तट वाले एरिया में नहीं मिलेगा। देश का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें इस तरह के वेटलैंड्स आपको मिलेंगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो आपका आर्टिफिशियल वेटलैंड्स का है। तो नाम से ही पता चलता है कि कोई ऐसी जगह जो मैन मेड है। इसका जो सबसे क्लासिकल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडिया में, वो है राइस फील्ड्स। जब आपकी धान की खेती शुरू होती है तो आपने देखा होगा कि जो खेत हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, धान को इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब तक वो धान खेत में रहता है तब तक वो पानी वहाँ पे ठहराव की वजह से वो जगह एक आर्टिफिशियल वेटलैंड की तरह काम करता है। उसके अलावा एक्वाकल्चर पॉन्ड्स होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो कि छोटे कस्बे हैं या गांव हैं या इवन शहर हैं, उनमें भी कुछ एरियाज में इस तरह के पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, टैंक्स एंड ऑफ कोर्स जो आपका राइस फील्ड्स है, ये आर्टिफिशियल वेटलैंड का बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जब तक आपका वो चीज़ है, मतलब जैसे पॉन्ड्स वगैरह तो एक तरह से परमानेंट ही हैं। अगर उनका मेंटेनेंस सही तरीके से किया जाएगा तो वो मेंटेन रहेंगे। लेकिन जो धान की खेती है वो तभी तक रहेगी जब तक कि वो फसल बड़ी नहीं हो जाती और उसको काट नहीं लिया जाता। तो अब ये वेटलैंड्स के टाइप्स हमने देख लिए हैं, और हमारे
देश में जो रामसर के तहत अलग-अलग स्टेट्स में किस तरह का वेटलैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमने देख लिया है। अब एक बार हमें ये जानना है कि एक्चुअली वेटलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? वेटलैंड इकोसिस्टम का रोल क्या है? तो जिस तरह हमारे शरीर में अलग-अलग अंग हैं और सबका फंक्शन अलग-अलग है, उसी तरह से एनवायरनमेंट में जो अलग-अलग तरीके के इकोसिस्टम क्रिएट किए गए हैं, उन सब का भी इसी तरह से फंक्शन है। वो एनवायरनमेंट के एक अंग की तरह फंक्शन करता है। तो जो वेटलैंड्स हैं, वो अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट की किडनी का काम करता है। अब किडनी का काम क्या है आपको पता है? फिल्ट्रेशन, पानी का फिल्ट्रेशन और जो बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन है। तो वेटलैंड का भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है वाटर फिल्ट्रेशन। जो आपके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस खास करके, इसका एक्सेस ये हटा देता है और पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं पानी में जैसे टॉक्सिन्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जहाँ पे भी आता है आपको पता है इस तरह की चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उसको ये फिल्टर करता है, पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? जो कोस्टल एरिया में जो वेटलैंड्स मिल रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। मतलब बहुत सारा कार्बन ये अपने अंदर स्टोर करते हैं और क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करते हैं। क्लाइमेट चेंज तो होना ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सारी चीज़ों को मिलाकर क्लाइमेट चेंज तो कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन वेटलैंड्स उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये है फ्लड और ड्राउट, मतलब कि जो बाढ़ और सूखा, इसको कंट्रोल करते हैं। ये किस तरह से करते हैं? अगर मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश अगर हो रही है, तो अगर वेटलैंड्स हैं उस एरिया में, तो वो उस एक्स्ट्रा वाटर को सोक कर लेते हैं। क्योंकि अगर तेज़ बारिश है और वेटलैंड्स नहीं है, सारा कुछ कंक्रीट है या पक्का एरिया है, तो वो पानी तेज़ी से बह के आगे निकल जाता है। ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। लेकिन वेटलैंड्स अगर हैं, तो वो एक्सेस पानी को सोख लेंगे और फिर उसको धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस एरिया में सूखा नहीं पड़ता और जो उसके आगे वाले एरियाज़ हैं, डाउनस्ट्रीम जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर बाढ़ की वजह से तबाही नहीं आती। तो वेटलैंड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं बाढ़ और सूखा को कंट्रोल करने में भी। चौथा फंक्शन जो वेटलैंड्स का है, जो उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना। ऑल्दो वेटलैंड इकोसिस्टम एक बहुत छोटा इकोसिस्टम है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए, खास करके माइग्रेटरी बर्ड्स को। इसीलिए वेटलैंड्स मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये। आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, पूरे देश भर में जब जाड़ों का मौसम आता है, तो विदेश से, बाहरी देशों से बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं। तो वो बर्ड्स जो आके ठहरती हैं, वो वेटलैंड्स में ही शरण लेती हैं। लेकिन वेटलैंड्स जब धीरे-धीरे श्रिंक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया, वो तो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जो रामसर साइट नहीं है, आपके लोकल एरियाज़ में, मैं जहाँ पे रहती हूँ इसके आसपास पिछले 5-6 सालों में मैंने जिन एरियाज़ को ऑब्ज़र्व किया कि वो ये जो बाहर से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स थे, उनको शरण देते थे, वो धीरे-धीरे वो वेटलैंड्स खत्म हो गए। उनमें से बहुत कम अब बचा है। कहीं पे वाटर हाइसिंथ ग्रो हो गई, जलकुंभी ने ग्रो करके उस जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया। कहीं पे लोगों ने पक्के स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए हैं। कहीं पे खेती प्रॉपर होने लग गई है। तो अब वो सारे जो एरियाज़ थे, जो पहले वेटलैंड की तरह काम करते थे और माइग्रेटरी बर्ड्स को शरण देते थे, अब वो एरियाज़ वेटलैंड नहीं हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो रामसर के तहत प्रोटेक्टेड नहीं थे, रामसर साइट नहीं थे। तो इसलिए ऐसे छोटे-छोटे वेटलैंड्स बहुत सारे हैं पूरे देश भर में, जो कि नहीं बच पाए क्योंकि वो किसी और काम के लिए यूज़ होने लग गए। उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया और अब पहले जो पक्षी वहाँ पे आके शरण लेते थे, अब वो वहाँ पे शरण नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? जो पास का गाँव है, जहाँ पर कोई तालाब है या कोई टैंक है, कोई रिज़र्वॉयर है, जो कि आर्टिफ़िशियल वेटलैंड है, वो वहाँ पर जाके शरण लेते हैं। उनको बस खाना चाहिए और जो जाड़े का मौसम है, वो निकालना है किसी तरह से। उसके बाद वो वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स में चले जाएँगे, जो कि आपका साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, ये सारे एरियाज़ में है, नॉर्दर्न यूरोप में। तो ये जाड़े के समय में जब ये पक्षी गाँव के बिल्कुल बीच में या गाँव के पास में आ जाते हैं, क्योंकि वहीं पे उनको पानी मिल रहा है, ज़्यादातर ये डक्स और गीज़ के अलग-अलग वैराइटीज़ हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको पानी के पास ही रहना है। वो दूसरे किसी और तरीके के इकोसिस्टम में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उनका जो खाना है, उनका जो लिविंग है, वो सब कुछ पानी के आस-पास ही हो सकता है।
तो जब उनको प्रॉपर वेटलैंड नहीं मिलता नेचुरल वाला, तो वो गाँव के आस-पास जो आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं उसमें आ जाते हैं। वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ की लोकल जो पोल्ट्री है, जैसे गाँव में मुर्गी पालन भी लोग करते हैं, बतख भी पालते हैं, उन सब के कॉन्टैक्ट में आता है। उसका नतीजा क्या होता है, ये जो बर्ड सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, सेंट्रल एशिया में बहुत सारी नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं। नोमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो बंजारे, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना कैंप उठा के चलते रहते हैं। उनके साथ जानवर भी होते हैं। उनके जो परिवार हैं, उनके जो जानवर हैं, वो लगातार उनको लेके चलते रहते हैं, किसी भी एक जगह पर सेटल नहीं होते। तो इन बंजारों के जानवरों में कई बार वायरल इलनेसेस हो जाती हैं, वायरल बीमारियां हो जाती हैं, और वो किसी पानी के सोर्स के किनारे मर जाते हैं। बंजारे तो वहां से अपना कैंप उठाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन उस पानी के सोर्स के पास ये जो बर्ड्स रहती हैं जो कि ब्रीडिंग करती हैं वहां पे समर में, उनको वो इन्फेक्शन लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो वायरस उनमें कोई बीमारी नहीं कॉज करता, उनमें वो केवल एक कैरियर फॉर्म में रहता है, बिनाइन फॉर्म में रहता है, उसमें कोई सिम्टम नहीं आएंगे उस पक्षी में। लेकिन जब वो आके गांव के पास जो पोल्ट्री है, जो मुर्गियां हैं, बतख हैं, जो डोमेस्टिक हैं, उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो वायरस उन पक्षियों में ट्रांसफर हो जाता है, और वो पक्षी बीमार भी पड़ते हैं और मरते भी हैं। और अगर उनमें बीमारी के लक्षण आने से पहले उनको बेच दिया गया और कहीं पर उनको पका के खा लिया किसी ने, तो वो बीमारी उसमें भी हो जाएगी। तो मतलब एक पक्षी से दूसरे पक्षी में वो बीमारी आई और पक्षी से वो इंसान में आ गई। तो इसी तरह से जैसे कोरोना वायरस फैला था, वो भी जानवर से इंसान में फैला था और फिर इंसान से इंसान में फैल रहा था। तो इस तरह के और बहुत सारे वायरसेस हैं जो इन पक्षियों से डोमेस्टिक फाउल में ट्रांसफर हो सकता है और वहां से इंसानों में ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो नेचुरल वेटलैंड्स थे वो खत्म हो गए, और मजबूरन ये पक्षी जो बाहर से आ रहे हैं, ये गांव के पास, गांव के अंदर होने वाले जो आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं उसमें शरण ले रहे हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि गांव के जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, गांव के आसपास आपको फॉक्स, जैकल वगैरह भी मिल जाएंगे, वो इन पक्षियों पे अटैक करते हैं। तो क्योंकि उनके लिए ये छोटा शिकार है, तो वो मार सकते हैं उसको, और खास करके जो आजकल कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे इन पक्षियों के पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर वो जाड़ों के 4 महीने भी यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं भारत में, और हर दिन अगर एक गाँव को ही आप ले लीजिए, अगर एक गाँव में कुत्ते, बिल्ली, सियार वगैरह मिलके अगर 10 पक्षियों को भी मार रहे हैं, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 महीने में उनके पॉपुलेशन में कितना लॉस होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि जो वेटलैंड्स का डिक्लाइन हुआ है या वेटलैंड्स कम हुए हैं या ख़त्म हुए हैं, तो उनका असर इन पक्षियों के नंबर्स पर कैसे पड़ा है, इसीलिए पड़ा है। अगर वो अपने नेचुरल जो वेटलैंड्स थे उनमें रह रहे होते, वो गांव से दूर होते, वहां तक गांव का कोई कुत्ता उतनी दूर नहीं जाएगा अपना शिकार ढूंढने। गांव के आसपास अगर वो पक्षी उसको मिल रहा है, तो वो उसको पकड़ लेगा क्योंकि वो उसके लिए आसान है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वेटलैंड्स के खत्म होने से। तो इतने सारे रामसर कन्वेंशन के तहत जो 99 वेटलैंड्स हमने अभी तक रामसर साइट डिक्लेयर किया है, उसके बावजूद भी ऐसे हजारों वेटलैंड्स हैं पूरे देश भर में जो चुपचाप खत्म हो गए, और अब उनके ना होने की वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और उस जगह का जो इकोसिस्टम है वो सफर कर रहा है। पूरे दुनिया भर में अगर देखा जाए तो करीब 250 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बने हैं। वो उन्होंने रामसर कन्वेंशन की ट्रीटी को साइन किया है, और इनमें से यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। अगर देशों में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, और पूरे दुनिया भर में अगर हम देखें तो करीब 2500 प्लस रामसर साइट्स हैं सारे देशों को मिला के। तो हमारे देश में जो रामसर साइट्स हैं उनकी उनकी तो देखरेख की जा रही है प्रॉपर तरीके से, जिसमें से जो सबसे शुरू में जो इनिशियल जब रामसर ट्रीटी साइन किया था इंडिया ने 1982 में, जो दो सबसे पहले जगह जो वेटलैंड्स थे जिनको रामसर साइट घोषित किया गया था, उनमें से एक केवलादेव घड़ा नेशनल पार्क था, जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी उसको पहले कहते थे, लेकिन अब वो केवलादेव नेशनल पार्क बन गया है। और दूसरा जो था वो चिल्का लेक था, जो कि उड़ीसा में है। वहाँ पर भी मंगला जोड़ी वेटलैंड्स हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए शरण की तरह काम करती हैं। उसकी भी एक कहानी है, मैंने वो शेयर किया है पहले, कि किस तरह से वहाँ के जो गांव वाले हैं वो पहले पोचर्स होते थे, लेकिन अब वही उन्हीं बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी आजीविका का साधन बन चुके हैं। पहले वही लोग उन पक्षियों को मारते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये पक्षी हमारा
जो हमारी जो खेती है उसका नुकसान करते हैं और उसको खा जाते हैं। तो वो पक्षियों को मार के खा जाते थे, लेकिन अब वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो और साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और सबसे छोटा जो है हिमाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है रेणुका झील, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये चीज़ें मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। इस पॉडकास्ट में मैंने और वेटलैंड्स के जो फंक्शन है, वेटलैंड्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी जो अपील है लोगों से कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे वो बड़े शहर में रहते हो या छोटे शहर में है या गाँव में है, आजकल यूट्यूब हर जगह है। तो यही एक फ़ायदा है, मतलब इस माध्यम से क्यों अपनी बात को लोग पहुँचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये शहर-शहर, गाँव-गाँव में पहुँच रहा है, बच्चा-बच्चा यूट्यूब देख रहा है। तो अगर आप इसको देखते हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में कोई बढ़ोतरी हुई है, तो आपके आसपास जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स कुछ भी नहीं है, सिंपली मार्शेस हैं, मतलब जो दलदली एरिया है। दलदली एरिया हर गांव, हर शहर के पास में होता है। उसको अगर आप साफ सुथरा रखने में मदद कर सकते हैं, वहां से प्लास्टिक वेस्ट हटा सकते हैं, वहां पर जलकुंभी जो उगती है उसको अगर सारे गांव वाले मिलके उसका उन्मूलन कर सकते हैं, तो आप अपने गांव के आसपास रहने वाले एक, आप ऐसा समझ लीजिए, जो फंक्शंस मैंने बताए वेटलैंड्स के, कि वो एनवायरनमेंट की किडनी की तरह काम करता है। पानी को फिल्टर करता है, एक्सेस जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, बाढ़ नहीं आने देता, सूखा नहीं पड़ने देता। तो आप ये समझिए कि आप अपनी एक लाइफ लाइन को जीवन दे रहे हैं। वो लाइफ लाइन तो है आपके लिए, लेकिन वो खुद खतरे में है। तो अगर आप अपनी लाइफ लाइन को जीवन देंगे, तो वो आपकी ही जो समस्याएं हैं उसको कम करेगा। क्लाइमेट चेंज को रोकेगा वो कुछ हद तक। आपके गांव या शहर के आसपास जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। जो बड़े शहर है वहां पर आपने देखा होगा कि जहां पर केवल कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, वहां पर कोई भी ग्रीन एरिया नहीं है, कोई भी वेटलैंड नहीं है, वो ज्यादा गर्म होता है। एक ही शहर में अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, दिल्ली के कुछ एरियाज में इस समय 48 से 52 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन जो एरियाज ग्रीन हैं, जहाँ पे वेटलैंड्स हैं, वहां पे 35 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। तो इतना फर्क अगर एक ही शहर के अंदर हो सकता है, इसको, इस फिनोमिना को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स। मतलब कि जो बड़े शहर हैं उनमें कंक्रीट कंक्रीट केवल जिस एरिया में है, वो एक हीट आइलैंड की तरह हो जाता है। मतलब कि एक ऐसा द्वीप जो एक शहर के अंदर है, जिसका टेम्परेचर बाकी के शहर से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब 4 से लेके 7 डिग्री तक का डिफरेंस देखा गया है। तो अगर आप अपने शहर या अपने गाँव में वेटलैंड्स को जीवन देंगे, उनको मरने से बचाएँगे, तो आपके शहर में या आपके गाँव में अर्बन हीट आइलैंड नहीं बनेगा। क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक, कुछ सालों तक आप रोक के रख सकेंगे। जो बाढ़ की समस्या है या सूखे की समस्या है, उसको आप कम कर सकेंगे। और साथ ही जो विंटर के सीजन में ये माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी, तो आप उनको भी एंजॉय कर सकेंगे, उनको आप देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स में पार्ट लीजिए। जो आपके घर के, गांव के आसपास, शहर के आसपास जो पक्षी मिलते हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको ई बर्ड पे डालिए। अपने अपना एक लिस्ट बना के आप उसको ई बर्ड पे अपलोड कीजिए, तो आप वो भी कर पाएंगे। ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप अपने लोकल वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करेंगे। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जलकुंभी। जलकुंभी पर मैंने कई वीडियोस डाले हैं। जलकुंभी भारत में लाया कौन था, उस बारे में भी मैंने वीडियो डाला था। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पर भी है, तो इस पे आपके यूट्यूब पर भी है। तो जो जलकुंभी को अगर आप हटा देंगे, वो एक सबसे बड़ा कारण है इनलैंड वेटलैंड्स के डिस्ट्रक्शन के लिए। जलकुंभी आपको कोस्टल वेटलैंड्स में डिस्ट्रक्शन कॉज करता हुआ नहीं दिखेगा। कोस्टल वेटलैंड्स में जो समस्या है वो अलग है, लेकिन हम जिन एरियाज में रहते हैं वो समुद्र के पास नहीं है, इनलैंड है। वहां पर जो वेटलैंड्स हैं वो क्यों खत्म होते जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जलकुंभी है, वाटर हाइसिंथ है। इसको अगर आप शुरुआत में ही हटा दें, जैसे ही थोड़ी सी भी जलकुंभी लगनी शुरू हो उस वेटलैंड में, अगर आप उसको उखाड़ के हटा दें, उससे कुछ उसके जो रेशे होते हैं जलकुंभी के, उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी बनती हैं। मैं वो वीडियोस भी शेयर कर दूंगी, लिंक इस वीडियो के साथ में। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए बना भी सकते हैं, रोजगार भी मिल सकता है लोगों को। और जलकुंभी हट जाने से जो आपका वेटलैंड जो मर रहा था वो भी बच जाएगा। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ
कि अपने आसपास के वेटलैंड्स को जिंदा रखें, क्योंकि वो आपके लिए ही लाइफलाइन है। तो आप अपनी ही लाइफलाइन के लिए लाइफलाइन बनिए, ये मेरा कहना है। तो उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। और आप अपने कमेंट्स में ये ज़रूर लिखें कि आप और किस तरह के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, मैं उनको बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।